ओके, सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इस क्लास में पार्टनरशिप के दो अहम टॉपिक्स डेथ एंड डिसोल्यूशन पर अपने चर्चा करने वाले हैं। उसके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है वो अपने करने वाले हैं। और जब मैं रेलिवेंट बोल रहा हूं इसका मतलब मैंने कोशिश करी है ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने की जिसमें उस चैप्टर से जुड़े मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स इफ नॉट ऑल कवर हो जाएं। ठीक है ना, इस बात का कोशिश पूरा करा गया है। चलिए, विद दैट बीइंग सेड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हाँ जी, देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर एकदम ध्यान क्लास है ना। क्या लिखा है? पारुल, मुकेश एंड रणबीर were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1:1, 3:1:1. Okay, the balance sheet of the firm का जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेट बता देता हूं आपको, एज एट 31 मार्च 23। तो फर्म का जो बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स वो हमारे को दिया हुआ है 31 मार्च 23 को, बराबर है। उसमें बात ऐसा है कि परुल, मुकेश और रणबीर का रिस्पेक्टिव कैपिटल्स मेंशन्ड है, जीआर, डब्ल्यूसीआर, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंशन्ड है, लैंड। अच्छा, डब्ल्यूसीआर और जीआर का अपने को पता है, कुछ नहीं बोला है तो जनरली अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस कुछ वैसा बोला जाए। ठीक है, इन द ओल्ड रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑल राइट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, नॉर्मल असेट है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैश। तो असेट के मामले में कुछ भी ऐसा खास असेट नहीं है जो खास कंसिडरेशन डिजर्व करता है। जैसे गुडविल होता तो राइट ऑफ करना पड़ता है इन द ओल्ड रेशियो, है ना, या लॉसेज होता तो राइट ऑफ करना पड़ता है इन द ओल्ड रेशियो। किस चीज का क्वेश्चन है वो तो अभी पता भी नहीं चला है। इधर देखो, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये सवाल जो पूछा गया है वो डेथ ऑफ अ पार्टनर से है, इन एडिशन टू हिज कैपिटल एज अंडर। तो पार्टनर को आप उसका कैपिटल तो वापस करेगा ही करेगा। हेलो, पार्टनर को आप उसका कैपिटल तो वापस करेगा ही करेगा। ऑल गुड यहां तक? आगे क्या बोल रहा है सुनो तो सही। आगे इन लोग बोल रहे हैं द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन प्रॉफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्या लिखा है? द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर in profits to be computed, the share of deceased partner in profits to be computed on what basis? On the basis of average profits of the past 3 years. On the basis of what? Average profits of the past 3 years. पास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स के आधार पर जो है हम लोग कंप्यूट करेंगे, है ना। शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन प्रॉफिट्स टू बी कंप्यूटेड ऑन the basis of average profit of past 3 years for the period from last balance sheet date till the date of the partner, till the date of death of partner। मतलब लास्ट 3 ईयर का एवरेज ले लिया, मुझे नहीं पता क्या एवरेज आया, जस्ट फॉर एग्जांपल लास्ट 3 इयर्स का एवरेज आया 1000 रुपीज, जस्ट सेइंग 1000 रुपीज, और लास्ट बैलेंस शीट डेट और पार्टनर के डेथ के बीच में 6 महीना है, तो जो प्रॉफिट होगा वो पूरे साल का नहीं 6 मंथ्स का, यानी इंटू 6/12 आ जाएगा। मतलब 2 स्टेप्स है, आप लोग सुना नहीं, 2 स्टेप्स है। पहले आप लोग एवरेज लेके प्रॉफिट निकालेगा और फिर टाइम के अनुसार डिसाइड करेगा। क्लियर है कि नहीं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा भूल जाता है तो मेरे को ध्यान दिलाना पड़ेगा। सुन लो, एकदम ठहर जाओ। जब पार्टनर को आप प्रॉफिट दे रहा होता है, किसको? डाइड पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर को जब आप प्रॉफिट दे रहा होता है, 2 चीजें होती हैं। पहले आप ये देखो कि जो पार्टनर्स बच गए, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या उनके बीच में, जो पार्टनर बच गए हैं, क्या उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अरे जो डिसीज्ड पार्टनर है, जिस दिन उसका डेथ हुआ, जिस दिन वो ईयर स्टार्ट हुआ था से लेके डेथ के डेट तक वो प्रॉफिट डिजर्व करता है कि नहीं करता है? वो प्रॉफिट जो आप बांटेंगे अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट सेम रहा, एग्जांपल 2:1:1 था, जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका शेयर 1 था, तो अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में 2:1 रह गया तब पीएल सस्पेंस डेबिट होता है, तब
तब तब पीएल सस्पेंस डेबिट होता है। अरे डेथ में याद रखने का कुछ ही बात है, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो बता दिया। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है जो पहले था, तो फिर आप किसको यूज करते हो प्रॉफिट देने के लिए? पीएल सस्पेंस को। पर वेट, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर, और ये पीएल सस्पेंस कहां आता है? असेट में आता है। कहां आता है? मतलब बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे। अब मान लो कि वो जो पार्टनर्स है, असेट या लायबिलिटी पे कहां पे आता है वो अलग बात है, पर वो जो पार्टनर है स्टूडेंट्स, वो जो पार्टनर है आपका, अगर उसके डेथ के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो जाता है, तो पक्का कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गेनिंग रेशियो एग्जिस्ट करेगा। तो फिर पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो फिर पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। जिस रेशियो में पार्टनरों ने गेन किया है इसके डेथ की वजह से, जिस रेशियो में पार्टनरों ने गेन किया है इसके डेथ की वजह से, उस रेशियो में उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेथ में कुल मिला के दो ही चीज बच्चा को आना चाहिए, और मैंने दोनों चीज इस सम में डाल रखा है। दूसरा क्या था याद है? एग्जीक्यूटर का अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ, वो भी है यहां पर, डोंट वरी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ही शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ऑफ कोर्स अगर लायबिलिटीज और असेट्स की वैल्यूज में बदलाव आ रहा है क्लास, अगर लायबिलिटीज और असेट्स की वैल्यूज में बदलाव आ रहा है तो उसको आप कंसिडर करिएगा। आगे क्या? हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल कैसे वैल्यूड होगा? हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, मतलब लास्ट तीनों का एवरेज, यानी कि बाई 3 into 2 गुडविल आ जाएगा। आगे, अब स्टूडेंट्स ये बैलेंस शीट मुझे कब का दिया गया है? ध्यान दीजिए, 31 मार्च 23 का। कब का बैलेंस शीट है? 31 मार्च 23 का। और ये जो हमारा दोस्त है, क्या नाम है इसका? मुकेश। मुकेश, आप लोग को पता होगा सिनेमा के पहले मुकेश आता है, तो उसका जो है वो डेथ हो गया है। मुकेश डाइड ऑन 1st June 2023. Mukesh died on 1st June 2023 and following information is provided. अब इंफॉर्मेशन क्या है वो आप लोग समझिए। यहां पर लिखा है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि ये लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट देगा। ये लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दो जगह काम आएगा, इस साल का गुडविल के लिए, रिपीट, इस साल का गुडविल के लिए, इस साल का प्रॉफिट्स के लिए। आगे, असेट्स वे रीवैल्यूड एज लैंड 3,80,000, तो लैंड था 280, 380 हो गया, तो बल्ले बल्ले 1 लाख से जमीन का वैल्यू बढ़ गया है। और प्लांट एंड मशीनरी पहले 248 था, अब प्लांट एंड मशीनरी 180 हो गया, तो रिडक्शन हुआ है वैल्यू ऑफ असेट में। असेट का वैल्यू गिरता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, या लायबिलिटी बढ़ता है तो भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। असेट घटता है, असेट का वैल्यू बढ़ता है तो फिर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, या लायबिलिटी का वैल्यू घटता है तो भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कुछ भी फायदा फील हो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, नुकसान फील हो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। हटाओ। मुकेश विथड्रू, तो ये मुकेश का ड्राइंग्स के बारे में डेटा दिया हुआ है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो भी है उसका ड्राइंग्स के बारे में दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ मुकेश, क्लेम ऑफ 30,000 अगेंस्ट WCR। इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का है, पर क्लेम कितने का आ गया? 30,000 का। तो रिजर्व बचा कितने का? क्लास रिजर्व बचा कितने का? 30,000 का, ठीक है ना। तो हम इसमें एंट्री क्या लगाएंगे? WCR डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 30, और बाकी बांट दो इन द ओल्ड रेशियो। हटाओ। आगे देखो, फिफ्थ वाला जो आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, ₹1 लाख was paid immediately on मुकेश डेथ। मुकेश के डेथ पर 1 लाख रुपया इमीडिएटली पे कर दिया उसके एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है, आप लोग को पता है, उसका बेसिकली लॉयर, वकील, जो उसका सारा कागजी कार्रवाई देख रहा है। एंड द बैलेंस अमाउंट was to be paid as follows. And the balance amount was to be paid as follows. ₹254,760 including interest at the rate of 10% per annum, including interest at the rate of 10% per annum on 1st November 23. अच्छा, बैलेंस अमाउंट ऑन 31st March 24. यू आर रिक्वायर्ड टू पास, एक मिनट, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास, पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया।
अपने मन में बना लेते थे ख्वाब, सब तोड़ दिया। इधर देखो क्या बोला, पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का काम नहीं है। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ मुकेश इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और मुकेश का एक एग्जीक्यूटर अकाउंट भी अपने लोग साइड में बना लेंगे। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स? यू हैव द बेसिक डिटेल्स। 2 मिनट दूंगा टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट विथ यू ऑल। सो चलिए एकदम इजी थिंग्स फर्स्ट। आप लोग को ये समझ आ गया ना इस क्वेश्चन में मेन चैलेंज क्या, आपको क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज। जानबूझ के जर्नल एंट्रीज दिया है क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है रिवैल्यूएशन बना के। तो चलिए आइए जर्नल एंट्रीज करते हैं ना अपने, क्या दिक्कत है? आ जाइए। डेट। सर एग्जाम में हमेशा फॉर्मेट बना के काम करेंगे और जर्नल काफी ज्यादा होने वाला है तो 1-1.5 पेज शायद यूज हो जाएगा। अगर आप लोग बड़ा कॉपी में लिखता है तो देख लो। लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 1-1.5 पेज इसलिए बोला कि बीच बीच में मुझे क्या है वर्किंग नोट का दरकार पड़ेगा, तो वो अपने लोग 1-1.5 पेज स्किप कर करके इसका वर्किंग नोट पूरा कर लेंगे कंप्लीट, है ना। यहां डेट आया, पर्टिकुलर्स आया, ओके। लेजर फोलियो में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आया। ऑल गुड, लेट्स गो क्लास, लेट्स गो हेड एवरीवन। ठीक है, सही सर, सही। सबसे पहले आप लोग देखो जमीन का वैल्यू बढ़ा। देखो असेट बढ़ता है तो असेट डेबिट होता है। कम ऑन, ये तो क्लास 11 का स्टफ डिस्कस हो रहा है। जमीन है 280, असेट बढ़ता है तो असेट डेबिट होता है। लैंड इज 280 एंड आपको क्या बोला गया है यहां पर स्टूडेंट्स? आप लोगों को बोला गया है कि द जमीन वाज वैल्यूड एट 380। क्योंकि जमीन का वैल्यू बढ़ गया है तो यू ऑल नो इट कि लैंड डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल के लिए भी तो समझो ना, जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब भी नुकसान होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो चलो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहां गया? हाँ जी, आ जाइए स्टूडेंट्स। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लैंड अप्रिशिएटेड। यहां भी 1 लाख है, यहां भी 1 लाख है। लैंड अप्रिशिएटेड, जमीन का वैल्यू बढ़ गया ना इस सम में। चलिए आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स, आगे क्या बोल रहा है और एक एक चीज को बारीकी से नोट कीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी 180 हो गया। अरे तो बच्चा लोग प्लांट एंड मशीनरी 248 था, 180 हो गया है। इसका मतलब यहां 20 और वहां 48, 68 से गिर गया। ठीक बोल रहे हैं क्या? 68 से गिर गया। भाई बता देना अगर कहीं मिस्टेक हो तो 248 है, कैलकुलेशन का बोल रहा हूं, और ये 180 है तो वैल्यू गिर गया है। तो आप लोगों को पता है वैल्यू गिर जाना असेट का मतलब रिवैल्यूएशन में नुकसान होना। रिवैल्यूएशन का नुकसान मतलब डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या बात? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके सर, 68,000, 68,000, 68,000 डन है सर। ऑल गुड सर, 68,000। हाँ जी सर। आगे हमें क्या बोला गया है? ठीक है, मुकेश विड्रू दिस मच, ऑल गुड सर। और रिवैल्यूएशन में यार कुछ भी और आ रहा है क्या? आप लोग बताना ना मेरे को। ये तो विड्रॉल्स का है और कोई एसेट और लायबिलिटी दिया नहीं है जिसका वैल्यू चेंज हुआ है, नहीं है ना। तो भाई ऐसा है, थोड़ा सा सोच लेना आप लोग मेरे साथ। 1 लाख का रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट बढ़ा, समझो ये थोड़ा सा बुद्धि लगाना।
अरे बाबू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हुआ, यहां पर 68 से डेबिट हुआ, तो 32,000 का फायदा हुआ, 32,000 का फायदा हुआ। बच्चा आधा टाइम तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना भूल जाता है। तो 32,000 जब प्रॉफिट बांटते हैं, एक मिनट, जब प्रॉफिट बांटते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर अपने एंट्री लगाएंगे, क्लास आ जाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, कैसे आया प्रॉफिट ये भी बता देता हूं, और कुछ नहीं आए तो जर्नल का थोड़ा सा इज्जत रख देना। अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 1 लाख है और डेबिट में 68 है, तो डेबिट में कितना मिसिंग है, 32,000। वही तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 32,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 32,000। ओके, टू, अब वो जो तीनों यहां पे पार्टनर्स थे, क्या नाम है, पी, एम और आर, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट मुकेश एंड रणबीर, पारुल मुकेश एंड रणबीर, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, टू मुकेश कैपिटल अकाउंट एंड टू रणबीर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, 32,000 है, रेशियो मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ओल्ड रेशियो है 311, मतलब 311 मतलब 5 होता है। सो 32,000 बाई 5 कर लीजिए आप लोग, 32,000 बाई 5 कर लीजिए, कितना आ रहा है, किसका, पारुल्स का क्या, अच्छा पारुल का 19,200 आ रहा है, और बाकी का फिर 6,400 6,400, क्या ठीक ही है क्या। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने प्रीवियस वाले में किया है, मिस्टेक क्या बोलेंगे उसको, नरेशन नहीं लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएटेड और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइनली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां तक कोई भी शक और संशय है तो पूछिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आ रही है क्या, ओके फैंटास्टिक, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड डन है। चलो हटाओ सर आगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ डन है। स्टूडेंट्स अभी मैंने रिवैल्यूएशन का सारा गेम खत्म कर दिया है, दैट इज अ बिग रिलीफ फॉर अस। अब आगे क्या बोला है, याद करिए, इसका प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट करने बोला गया, द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन प्रॉफिट्स टू बी कंप्यूटेड ऑन, ध्यान से पढ़िएगा, the share of deceased partner in profits to be computed on basis of average profit of past 3 years for period from last balance sheet date till the date of death of the पार्टनर। और 3 प्रॉफिट्स है 80, 130 और 150, 80, 30 और 150। मैं लगभग 2 पेज छोड़ा हूं, मैं लगभग 2 पेज छोड़ा हूं, 80, 30 और 150, 80, 130 और 150, राइट। तो चलो आ जाओ, वर्किंग नोट, क्लास नंबर 1 है, नंबर 1 है। अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप अंकुश सर वाले क्लास में भी बैठ के पेपर लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट जो है एवरीवन, एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 80 प्लस 150 प्लस 130, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, 80, 150 और 130 जो भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 3 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो यार ये तो आसान है, 230 और ये 360 यानी 120 आ रहा है एवरेज। रजित क्या मैं सही बोल रहा हूं, एवरेज 120 आ रहा है। पर रजित एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको एवरेज प्रॉफिट मान लिए तो आप गए काम से। क्यों, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ था कि प्रॉफिट जो उसका शेयर है वो टिल दैट डेट ही देखना है। तो लिखो मुकेश शेयर इन प्रॉफिट, मुकेश शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 3:1:1 था और पारुल के फेवर में 3 था, तो मुकेश का 1 हुआ, 1/5
लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है। ये तो 120 और टू 1/5 हुआ, लेकिन टिल डेट ऑफ डेथ ये बच्चा भूल जाता है तुम लोग। टिल डेट ऑफ, नहीं समझा, मतलब 31 मार्च को बैलेंस शीट खत्म हुआ। क्वेश्चन को यहां पर समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल डेट ऑफ द पार्टनर। वो पूरा साल था क्या मेरे साथ? तो जब पूरा साल था नहीं तो पूरा साल का प्रॉफिट क्यों देगा? तो अप्रैल, मई और जून, यानी कि मुझे 3 मंथ्स दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 3 मंथ्स। तो इनटू, अच्छा एक मिनट, डेथ कब हुआ एक बार देखो तो। ओ माय गॉड, डेथ तो 1 जून को हो गया, हमको जुलाई दिमाग में था। तो तब तो अप्रैल और मई, तब तो जून का भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो 2/12 होगा। समझे कैसे? फिर से बता देता हूं, इधर देख लो। 31 मार्च लास्ट बैलेंस शीट डेट है और डेथ हुआ है 1 जून को। आई रिमेंबर्ड 1 जुलाई, तो खैर कोई बात नहीं है ना। मार्च खत्म, तो अप्रैल और मई 2 महीना, तो इंटू 2/12। इट्स नॉट टफ बट इट इज टू बी रिमेंबर्ड। सर यहां पे आना चाहिए आप लोगों का 4000। कितना आना चाहिए? 4000। अब स्टूडेंट, मुकेश को ये जो 4000 हम लोग देगा, ये कैसे देगा? ये किस बात पर निर्भर करता है? अगर सुनो, जो पार्टनर बचे हुए हैं यानी कि पारुल और रणवीर, अगर उनके बीच में पीएसआर चेंज हो गया तो उनके गेनिंग रेशियो को डेबिट करेंगे और मुकेश को क्रेडिट कर देंगे। और अगर उनके बीच में जो बच गए पार्टनर्स, उनके बीच में रेशियो चेंज नहीं हुआ तो किसको डेबिट करेंगे? पीएल सस्पेंस को डेबिट करेंगे। तब डेबिट, तुम लोग सुना ही नहीं, रजित गलत बोल दिया था। मुकेश को तो पैसा मिलने वाला है 4000 तय है, पर मुकेश को 4000 मिलने वाला है, देगा कौन, डेबिट कौन होगा? आंसर है पीएल सस्पेंस, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट आपस में चेंज नहीं हुआ। आओ एक बार पता कर लेते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये जो दोनों बच गए परुल और रणबीर, इनके बीच में कोई रेशियो चेंज हुआ है। अगर कुछ नहीं बोले तो जो उन दोनों पार्टनरों के बीच में, सुन लेना, जब मैं मॉक एग्जाम ले रहा था एक दो बच्चा ये सवाल में फंसा था, भूल गया था, याद दिलाता हूं। अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो उसी आपस में जो रेशियो था उसी में चलते रहेगा। इसका मतलब क्या नाम है इसका, पारुल और रणबीर का, इनके बीच में रेशियो अभी भी क्या है? 3:1। और क्योंकि 3:1 है तो हम लोग डेबिट पीएल सस्पेंस को करने वाले हैं। लिखोगे एवरीवन? पीएल सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अगर बैलेंस शीट बनाना पड़ता इस सब में तो पीएल सस्पेंस आप किधर दिखाते? असेट साइड में दिखाते। कहां दिखाते? असेट साइड में दिखाते, अगर दिया रहता बैलेंस शीट बनाने। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू मुकेशेस कैपिटल अकाउंट, टू मुकेशेस कैपिटल अकाउंट। सर बात सही है सर? टू मुकेशेस कैपिटल अकाउंट, और यहां पर जो है 4000 लिख देंगे यहां पे, मुकेशेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। और एक नोट लिखा दे रहा हूं, जस्ट क्योंकि आप लोग रिवाइज कर रहे हो अभी अपने एग्जाम के लिए, तो एक बार एक नोट लिखा देता हूं यहां पर ना। पीएल सस्पेंस इज डेबिटेड as among continuing partners, as among continuing partners PSR remains the same, as among continuing partners PSR remains the same। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता पता है ध्रुव? फिर मैं ध्रुव गेनिंग रेशियो निकाल रहा होता, और फिर गेनिंग रेशियो निकाल के गेनिंग रेशियो में पार्टनरों को डेबिट किए होते, मतलब पारुल और रणबीर को। शायद मैं 8-10 बार बोल चुका हूं ये बात। चलो डन है, हटाइए इसको। फिर स्टूडेंट्स अब बारी आ गया, आपको पता है एक और चीज का वैल्यूएशन का, ये भी हो गया तो टिक मार दिया इधर पे। ऑल राइट, ओके। हाँ, गुडविल भी था। देखो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी हो गया। आप लोग देखो टिक मारते जा रहा हूं मैं, जो मेरा होते जा रहा है, ठीक है ना। तीसरी बात,
his share of goodwill valued on basis of 2 years purchase of last 3 years average. last 3 years का एवरेज 1.20 निकला हुआ ही है, लास्ट 3 years का एवरेज 1.20 निकला हुआ ही है, पर क्या लिखा है 2 years परचेज, तो इंटू 2 कर ले, इंटू 2 कर ले, आजा आ जाओ इधर पे। गुडविल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1,20,000, बार बार क्यों मेहनत करेगा। और मुकेश का शेयर 1 था, 1/5 इंटू 2,40,000, 48 आ रहा है क्या, यस और नो बोलना पड़ेगा। 48,000 आ रहा है, 48,000 आ रहा है। अच्छा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, आई मीन डेथ हो रहा है, बात एक ही है यहां पर, रिटायरमेंट और डेथ में यहां कोई फर्क है क्या, इसमें रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क नहीं है। जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है स्टूडेंट्स, जो पार्टनर निकल जा रहा है बिजनेस से, यू ऑल जस्ट टेल मी वन थिंग, क्योंकि ये चला जा रहा है बिजनेस से, 48,000 मुकेश को तो मिलेगा, पर डेबिट कौन होगा, जो बच गया वो लोग, क्योंकि ये 48 का बेनिफिट अब कौन उठाएगा, वो लोग। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, विच इज 3:1। ये इसलिए क्योंकि अगर ओल्ड रेशियो बिटवीन देम एंड न्यू रेशियो बिटवीन देम इज सेम, तो फिर आप अलग से मेहनत मत कीजिए। ये जो आपका सेक्रीफाइस या गेन आने वाला है, सॉरी सेक्रीफाइस नहीं, गेन, गेन भी आने वाला है, वो किस रेशियो में आने वाला है, 3:1 में ही आने वाला है गेन। गेन भी क्या आने वाला है, 3:1। सो 3:1 मतलब 36 और 12, 36,000 और, सर कैसे आया सर, सर कैसे आया सर, ओके 3/4 इंटू 48, ये आया 36,000, और परुल हो गया, और कौन था नेक्स्ट, क्या नाम था, रणबीर, हाँ, इक्वल्स टू 1/4 इंटू 48,000, यानी कि 12,000। सो 36 और 12 आ गया है अपना। सो वी विल प्रैक्टिस दिस, है ना, 36 और 12 आ गया है क्लास। तो यहां पर अपने लोग लिखेंगे, देख लीजिएगा आप लोग, पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रणबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रणबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका मुकेश कैपिटल अकाउंट, एकदम सही जा रहे हैं हम, टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। इस सम में ना लगभग सारे एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है, 36,000, 12,000 और क्या नाम है इसका, 48,000। शेयर ऑफ गुडविल, मुकेश शेयर ऑफ गुडविल, मुकेश शेयर ऑफ गुडविल। आप लोग देखते जाइए, मैं नरेशन लगाते जा रहा हूं। एग्जाम में अगर जर्नल आ गया, सर बोला नहीं था नरेशन लगाने, ये बचपना वाला बात मत करना, नरेशन आपको लगाना पड़ेगा, खत्म हो गया। आप 3 वर्ड में लगाओ चाहे 4 वर्ड में लगाओ, ओके। आगे बढ़ता हूं मैं, निकालिए यहां से, निकलिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, है ना। आगे बढ़ता हूं, अरे फिर तो थोड़ा सा इजी टाइम, जीआर और डब्ल्यूसीआर का काम कर लेते हैं, इजी है। तो जीआर है 3115 है, और जीआर का वैल्यू है 10,000, तो यही है 622, 6,000, 2,000 और 2,000। तो आ जाओ कर लो अपने लोग, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है इन लोग का, पारुल, मुकेश और रणबीर, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, टू मुकेशेस कैपिटल अकाउंट, और टू रणबीर कैपिटल अकाउंट। दस हजार, 6,000, 2,000, 2,000, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। यार इसी बहाने उसको भी निपटा देता हूं, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना। ये होल्ड ऑन क्लास,
हमेशा याद रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन आए 2 पेज के बाद ही कुछ लिखना शुरू करिएगा, मतलब नोट्स के रिस्पेक्ट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। WCR में 60 था ना, 60, इसका हमको फिगर याद है, 30,000 था तुम्हारा, क्लेम आ गया, और बाकी 30 को बांट दो ओल्ड रेशियो में। तो चलो आ जाओ, WCR अकाउंट डेबिट 60,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्लास बोलो ना क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब आप लोग देख, टू, अब यहां पे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, राइट, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30,000, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30,000 टू, फिर अब वही पारूल्स कैपिटल अकाउंट, टू पारूल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पारूल्स के कैपिटल अकाउंट मुकेश एंड रणबीर, और टू रणबीर कैपिटल अकाउंट, ऑल गुड। यार ऐसा है, ये 30 है, तो रिमेनिंग 30 को मैं बांटूंगा 18 6 6, ऐसे कर लो ना, देखो ना ये 10 था तो 3 गुना होगा, तो 18 6 6 होगा ना, बराबर, तो 18,000 6,000 एंड 6,000। यहां रीजन क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्कमैन कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एकदम ठीक जा रहे हैं यहां तक। ओके, फिर इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये डन है, खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला भी खत्म। हाँ, इसके बाद आपको एक बात बताया था, इन लोग की ड्राइंग्स की है ये ना, मुकेश विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो अगर 10,000 ड्रॉ किया है तो कैपिटल डेबिट कर दो और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दो, तो मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकेश ड्राइंग्स अकाउंट, यस और नो, लिख लेंगे फटाफट। पार्टनर पैसा निकाले तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकेश ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकेश ड्राइंग्स अकाउंट। अरे कितना ड्रॉ किया था, 10,000 किया था ना, ड्राइंग्स ऑफ मुकेश, लिखो बिंग ड्राइंग्स बाय मुकेश। यार लेकिन स्टूडेंट्स, पहले मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि यहां कुछ भी और है क्या ऐसा जो आई हैव नॉट अकाउंटेड फॉर। देखो प्रॉफिट्स का काम हुआ है, गुडविल का हुआ है, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया, कुछ राइट ऑफ करने का बचा, यहां नहीं है, असेट में था नहीं, डन। रुक जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि जर्नल इज डन, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां तक काम इज डन। नेक्स्ट, अब 2 एंट्रीज आनी है, 2 से 3 एंट्रीज आनी है, किस चीज की, मुकेश के एग्जीक्यूटर को जो हम लोग पे करेंगे उसका, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में मुकेश का कैपिटल अकाउंट, मुकेश का कैपिटल अकाउंट से पता लगेगा कि एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा, और फिर एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनवा दूंगा, उससे अपने लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ में आ रहा है, तो चलिए आ जाइए, आ जाइए यहां पे 4th पॉइंट। पहले तो मुकेश कैपिटल अकाउंट बनाना एज अ मियर वर्किंग नोट ना, मुकेश कैपिटल अकाउंट, सिंपल फॉर्मेट भी बना देगा तो चलेगा, खाली पर्टिकुलर अमाउंट, सारा नाटक नखरा नहीं करना होगा, पर्टिकुलर
अमाउंट particulars amount। जी सर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 412800 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 412800। फोर वन टू एट डबल जीरो। आगे क्या है इधर ध्यान देंगे, है ना। आगे अपने लोग के पास जहां जहां इसको पैसा मिल रहा है वी विल डिस्ट्रीब्यूट। जैसे इसको पैसा 6400 मिला रिवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, तो बाय रिवैल्यूएशन 6400 कर देंगे। जहां पैसा मिल रहा है वहां क्रेडिट करो, जहां इससे पैसा निकलेगा वहां इसको डेबिट करो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6400, रिवैल्यूएशन से 6400 निकलवा लिया इसका। और फिर पीएल सस्पेंस में 4000 है, तो बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट। ये क्यों कर रहा है सर? ये इसलिए कर रहा है तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि भाई इससे कितना पैसा निकलवाना है, इसको कितना पैसा देना है, तभी तो अपने को पता लगेगा ना। तो बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट आ गया यहां पर 4000। फिर और क्या है क्लास हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट ना। हाँ जी, आप लोगों ने बोला कि गुडविल का भी इसको पैसा मिला है, राइट। अच्छा, एक मिला है पारुल से और एक मिला है रणबीर से, तो भाई यहां पर भाई पारुल और भाई रणबीर कर देंगे अपने। कर लेना भाई पारुल और भाई रणबीर। एक मिनट ना, एक मिनट। भाई पारुल्स कैपिटल अकाउंट 36000 था क्या, और भाई रणबीर कैपिटल अकाउंट 12000। कुछ जो इसका पेबल हो वो भी बताना। एक मिनट, ड्राइंग्स है 10,000। ठहरो ना, हम लोग तो यहीं से देख ही ले रहे हैं ना। जनरल रिजर्व दिए थे क्या इसको? जनरल रिजर्व में इसको कितना मिलेगा? 2000। तो भाई हाँ कर दे रहे हैं भाई, जनरल रिजर्व 2000, भाई जनरल रिजर्व 2000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000। ओके भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000। होल्ड ऑन क्लास। और इसका जो ड्राइंग्स था वो कितना था जी? टू ड्राइंग्स 10,000। टू ड्राइंग्स 10,000 हो गया यहां पर। फोर्स ये टोटल है क्या? ओके 479200 टोटल है। तो यहाँ पे भी 479200 आ गया। तो नेचुरली उसके जो एग्जीक्यूटर है उसमें 469200 चला जाएगा, करेक्ट है। तो टू मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट 469200, 469200 आ गया। बराबर बात है क्या? ये उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो गया। अब उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे जर्नल तो पास करना ही है ना। अच्छा हाँ, अब यहां पर वाइल वी पास द जर्नल, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने रियलाइज नहीं करा, कि मुझे पता लग गया कि मुकेश के एग्जीक्यूटर को कितना ट्रांसफर हुआ, 469200। तो इसका भी जर्नल लगा दो ना। क्या एंट्री पड़ा? मुकेश कैपिटल डेबिट टू मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये तो नहीं हुआ है मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट
Mukesh's capital account debit to Mukesh's executor's account 469200. Balance due to Mukesh. अब आगे किस लैंग्वेज में क्या करना है ये अपने को पता लगेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के। पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं फिर आपसे बातचीत करते हैं ना। मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यू कैन वेरी वेल विटनेस कि इधर पे जितने एलिमेंट्स आपको दिख सकते थे वो है अवेलेबल। मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। सेम ही है बस, और क्या। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, वो डेट वेट का कॉलम बना लीजिएगा अपना बैठ के, ठीक है। मैं बना ही दूंगा, मैं लिख ही देता हूँ ना डेट का, क्योंकि यहाँ पर डेट में भी बच्चा फंसता है, गलत नहीं है। साइड में लिख देता, पर ठीक है, ये लो एक डेट का कॉलम कर ही लो। ये है डेट, यहाँ है डेट, यहाँ है पर्टिकुलर्स। क्लास अब इधर ध्यान से सुनना भाई, देखो इधर सब कोई, ओके। सबसे पहले तो जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है टू मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो बाई मुकेश कैपिटल करके 469200 करते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताना, इसका डेट क्या होगा, उसी दिन, डेथ वाले दिन ही। तो 1 जून 2000 क्या था, 22 की 23, 23 था। सो लेट इट बी 23 लिखना। बाई मुकेश कैपिटल अकाउंट, बाई मुकेश कैपिटल अकाउंट, बाई मुकेश कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर के क्रेडिट में लिखा है 469200, 469200। अंडरस्टूड है, यहां तक डन है। अब मुझे एग्जीक्यूटर को कैसे सल्टाना है वो समझना पड़ेगा। अंडरस्टूड है। अब यहां पर एक एक करके पूरा बात होगा, और भूलना नहीं है हमें कि हमें हर एक चीज का एंट्री भी लगाना है इंटरेस्ट का। इधर 1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली, तो भाई अगर 1 लाख इमीडिएटली पे हो गया तो टू बैंक अकाउंट कर दे उसी समय, 1 जून 2022 को, 23 को, जो भी डेट है, 1 जून 23 को टू बैंक अकाउंट 1 लाख इमीडिएटली पे कर दो। कर दिया, 1 लाख सल्टा दिया इमीडिएटली। अभी आगे क्या है, 1 लाख जब तुम इमीडिएटली सल्टा दिया, रेट कर, इसका एंट्री लगा दे, मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हर एक का एंट्री लगेगा, भूलना नहीं। मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 1/6/23 का एंट्री है ना, डेट लिख दिया यहाँ पे। 1 लाख, 1 लाख 1/6 को हुआ है, ठीक है। अभी लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स ऑफ अस। लेट्स सी, क्वेश्चन बोलता है बैलेंस अमाउंट वाज टू बी पेड एज फॉलोज 254760
इसके अंदर ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और ये कब पे करना है बोलो? 1 नवंबर 23 को, 1 नवंबर। और बैलेंस अमाउंट हम लोग पे करेंगे 31 मार्च 24 को। तो 31 मार्च 24 तक हम जाते रहेगा। पहले 1 नवंबर 23 टारगेट है, तो 1/11/23 आ जाओ इधर पे, 1/11/23। जस्ट अ मिनट ना, पर यहां पर क्लास अगर 1/11/23 है आपके पास टू बैंक अकाउंट, यहां बहुत जरूरी है आप अमाउंट पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे थे? 254760। 254760 पे कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देना, 254760 आप लोग के पास आ जाएगा। अब इंटरेस्ट निकालना है। अब अपने को क्या निकालना है? इंटरेस्ट। अच्छा एक मिनट ना, 1/11/23 एक्चुअली इसके लिए क्या बोला था? इस फिगर के लिए तुम लोग भूल गया क्या कि ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग नहीं है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो अब इंटरेस्ट निकाल लो सर आप। अब मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट निकालने का सिंपल रूल है, समझना। इंटरेस्ट हमेशा किस अमाउंट पे निकलता है? अनपेड अमाउंट पे निकलता है। यहां पर ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। हम लोग 1/11/23 को इंटरेस्ट निकालेंगे। मैं पहले तो यहां पे लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख देता हूं? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज होगा इन पर, इंटरेस्ट चार्ज होगा इन पर। सर अब इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो समझना किस पर होगा? 469200 माइनस 1 लाख पे होगा। इसका मतलब होगा 369200 पे, क्योंकि इस दिन तो रजित यही फिगर बाकी था। यस और नो? 369200 इनटू किस रेट पर होगा? 10% पर होगा। इनटू जस्ट अ मिनट, इनटू। अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को टाइम फ्रेम ध्यान रखने का है। आपने जो पेमेंट करा है वो 1 नवंबर को करा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स है, तो 5 मंथ्स है तो इंटू 5/12। तो सिंपल है, 369200 इंटू 10% इंटू 5/12। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम गेटिंग इज 15383। पॉइंट में आ रहा है? मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 15383। तो रियल लाइफ में आप लोग को समझना पड़ेगा। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ना इसको बस ऐसे ही आंख बंद करके टू बैंक नहीं करो। आपको यहां पे पता होना चाहिए कि इसका ब्रेकअप क्या है। बोलने का मतलब है कि जो 254760 है, 254760 254760 है, माइनस 15383। तो स्टूडेंट्स आ रहा है 239377। 239377 प्लस, बोलो प्लस, प्लस आप लोगों का है क्या? 15383। 15383 ये आप लोगों का आ जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा टू 15383। अब वेट करिए भाई, वेट करना सबको ही आप लोग। ये मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आउट हो गया है। अब हैविंग सेड दैट क्लास, इतना डन हो गया है। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है? हाँ, बाकी ये लोग पेमेंट करने अपने को बोला है, कब बोलो तो? 31 मार्च बोला है क्या? बैलेंस अमाउंट ऑन 31 मार्च 24। बैलेंस अमाउंट ऑन 31 मार्च 24। तो आ जाओ 31 मार्च 24 को आ जाओ। थर्टी फर्स्ट मार्च इसको 24 को। हाँ जी सर। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा रियलाइज कीजिए एक बात को। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रियलाइज करिएगा एक बात को। आपका 469200 था, आपने 1 लाख पे करा, ऑल गुड, 1 लाख पे करा। अब जब आपने 1 लाख पे करा, आपका इंटरेस्ट भी अक्रू हुआ, फिर आपने इतना पे किया। तो एक बार सोचिए ना कि बाकी कितना बचा। इधर देखिए यहां पर 4, मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं सिंपली। 469200 ये था, प्लस मैं ये कर रहा हूं 15383 कर दिया मैं।
माइनस मैंने 1 लाख करा, माइनस मैं कर रहा हूं 254760, कितना 254760, 129823, तो बचा तो इतना ही ना। अब जब मैं इस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो तो बचे हुए अमाउंट पर ही करूंगा ना, पूरे पे किस लिए करूंगा? कैसे किया? ये पूरा माइनस ये पूरा। ये तो कॉमन सेंस है ना कि जो बचेगा उसी पर करोगे, तो फिर से बाय इंटरेस्ट अकाउंट। जर्नल में इसको देख देख के लगवा दूंगा, समझ गए? तो जर्नल इसको देख देख के लगवा दूंगा। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 129823। अच्छा, नवंबर में पे किया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर से 5 महीना इंटू 10%, 5409 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5409। तो अब 31 मार्च 24 को आप जो है पूरा पेमेंट निपटा दो, टू बैंक अकाउंट करके पूरा पेमेंट निपटा दो। तो क्लास वी गेट 469200 प्लस 15383 प्लस 5409 माइनस, अच्छा इसका टोटल कर देते हैं, 48992 माइनस 1 लाख माइनस 254760, 1,35,232 आ रहा है, 1,35,232, 135,232। ओके, सो क्लास, हालांकि मैंने ये एंट्री नहीं लगाई, आप लोग को अब क्या एंट्री लगाना है? पहला एंट्री जो मैंने लास्ट करवाया था, टू बैंक करवाया था, राइट? अब देखो एंट्री सुन लो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहले एंट्री लगेगा इंटरेस्ट टू मुकेश एग्जीक्यूटर, एंट्री लिख लो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुकेश एग्जीक्यूटर 15383, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुकेश एग्जीक्यूटर 15383, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुकेश एग्जीक्यूटर 15383, बराबर बात है। और फिर इसी तारीख को 1/11 को एंट्री लग जाएगी, मुकेश एग्जीक्यूटर टू बैंक 254760, मुकेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 257460। सर बात सही है? 257460। इसके बाद वापस से क्या? इसके बाद क्लास वापस से क्या? फिर से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुकेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, एंड फिर से एंट्री क्या? मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इससे ये सम फुल फ्लेजेड अपना प्रैक्टिस होता है। किसको किसको ये डेथ का सम समझ में आया? एंड आप लोग एक्नॉलेज करते हो कि मेजॉरिटी चीजें हमने इसमें इंक्लूड करी है। मैं इसको फास्ट कर सकता था, बट एग्जाम मोड में करता तो फिर वो क्लैरिटी शायद नहीं अचीव होता। स्टूडेंट्स आइए डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इधर आना सब कोई, यहां पर ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमल, अमोलक एंड भास्कर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना? अमल, अमोलक एंड भास्कर। अच्छा बाय द वे, जस्ट कोई बच्चा को अगर बुक का रेफरेंस चाहिए, ये डीके गोयल का ना अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है ना, डीके गोयल का अनसॉल्व्ड का जो लास्ट का क्वेश्चंस है ना, वो प्रैक्टिस करा रहा हूं, अनसॉल्व्ड वाला। समझ में आ गया ना? तो चलो ठीक है, आइए इधर पे ध्यान से सुनिए। जस्ट कि कोई अगर वो हो कि सर कहां से कराया, कहां से कराया, सो डीके गोयल का एंड का क्वेश्चन है, द डेथ भी और डिसोल्यूशन भी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पॉइंट पर वापस आता हूं। अमल, अमोलक एंड भास्कर शेयरिंग profits in the ratio of 2:1 agreed upon the dissolution of partnership on 31st March 24। टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आगे क्या बात होता है? on which date their balance sheet was under, the good thing was, यहां पर अपने को दिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली देखना आप लोग, एक इंटरेस्टिंग चीज, अमल और अमोलक का कैपिटल अकाउंट का देखिए कहां पे है, और आप लोग देखो भास्कर का कैपिटल अकाउंट कहां पे है। तो एग्जाम में जब ये फर्स्ट टाइम दिखता है ना, तो दिमाग थोड़ा सा हैंग सा हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी डोंट वांट। ठीक है, दिया हुआ है एक, इन लोग का पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस है, इसका नेगेटिव है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? आगे देखते हैं, पता लगेगा। जनरल रिजर्व पता है, WCR पता है, IFR पता है, क्रेडिटर्स पता है, प्रोविडेंट फंड पता है। क्या पता है? प्रोविडेंट फंड पता है। ऑल गुड सर।
आगे सुनना सब कोई, हमें बोला गया है फिक्स्ड एसेट्स है 1,50,000, फिक्स्ड एसेट्स है 1,50,000, अक्रूड इनकम है 75,000, डेटर्स है अपने पास 30,000, लेस प्रोविजन है 1500, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसके अंदर। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ भास्कर। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सबका कैपिटल का, जीआर का, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर का वैल्यूज दिया हुआ है। मैं अगेन 3-4 मिनट वेट करूंगा फॉर यू टू रीड द क्वेश्चन। मैं अपने तरफ से एक बार रीडिंग करवा देता हूं। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय वन पार्टनर अमल at this value. Creditors were taken by another partner Amolak, who has agreed to settle account with them at 29,700. मतलब अमोलक उन लोग से ये बात कर लिया कि उन लोग 30,000 का है, पर वो अमोलक का अकाउंट में, और अमूलक उनसे 29,700 में ये बातचीत कर रखा है। ठीक है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेयर पेड एट 22500। अक्रूड इनकम रिसीव्ड 60,000। अक्रूड इनकम में ये देखो 75,000 था, बट रियलाइज 60,000 हुआ, और टेंजिबल असेट जो 1.5 लाख का था, हम लोग 2,10,000 रियलाइज किया। स्टॉक डेटर कितना रियलाइज किया अपने को पता है। एक कस्टमर जिसका अकाउंट पहले बेड डेट था, पेड 2400 बिसाइड्स 27,000 स्टेटेड अबव। इसका मतलब यहां पर क्या बोल रहा है ना, कि यहां पर, एक मिनट रुक जाओ, डेटर लिखा है ना, हाँ ठीक है लिखा है ना, ये रहा देखो। एक कस्टमर का अकाउंट बैड डेट था, उसने 2400 लिख दे दिया, बिसाइड्स 27,000 स्टेटेड अबव, और साथ में इसका 27,000 मिला। कितना मिला? 27,000 मिला। आगे बोल रहे हैं, there was one unrecorded asset valued at 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 15,000 in settlement of a claim of 74,500, and remaining half was sold in the market which realized 3,900. ठीक है। अमोलक took the responsibility of completing dissolution work, and इसके लिए हम लोग उसको 1,200 का सैलरी देंगे। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगा 3,300, वेयर पेड बाय द फर्म बट वेयर टू बी बोर्न बाय अमोलक। पे फर्म के अकाउंट से हुआ, पर बियर कौन करेगा? अमोलक करेगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। यू कैन वेरी वेल सी कि कुछ भी एंट्री सीधा सीधा नहीं है यहां पर। चलिए, एटलीस्ट ट्राई इट आउट, रीड इट आउट। 2:2:1 रेशियो है, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग। एंड अपने आप ट्राई करेंगे, है ना सब कोई, फिर बात होगा। ये क्वेश्चन वाला तो हो गया।
क्लास, क्योंकि एक डिसोल्यूशन का सम है और बच्चा लोग भूल गया होगा, अगर भूल गया होगा तो आप लोगों को एक दो चीज बताना चाह रहे हैं, सुनते चलिएगा। जैसे डेथ में बताया था, डिसोल्यूशन में भी बताते हैं। फ्यू पॉइंट्स आर एज फॉलोज। अगर क्वेश्चन साइलेंट है असेट का रियलाइजेशन के ऊपर, तो आप उसको रियलाइज्ड मत मानो, आप उसको रियलाइज्ड, ठीक है ना, आप उसको रियलाइज्ड मत मानो। अगर असेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप उसको रियलाइज्ड नहीं मानो, एक बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात यह है कि अगर कोई असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ है तो उस पर क्रिएटेड प्रोविजन भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। रिजर्व्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, रिजर्व्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। चलो इतना बात मैं आपको बोल दिया हूं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, हेडिंग डाल देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, अगर क्वेश्चन के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप मानोगे कुछ रियलाइज नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं आया उस असेट से। नहीं नहीं नहीं, जवाब दे दे रहे हैं हम आपको, दोनों बात आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। असेट रियलाइज हुआ है तो टेंजिबल असेट बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है ना। इनटेंजिबल असेट्स का कोई वैल्यू नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा असेट है, डेटर ही मान लो, कुछ नहीं बोला है, तो कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है। टेंजिबल असेट बुक वैल्यू बोलते हैं, पर हम आपको क्या बोले, असेट के बारे में ये लोग को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। लायबिलिटी को हम लोग पे करते हैं, पर असेट इज नॉट टू बी रियलाइज्ड अंटिल मेंशन्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है, याद रखेंगे, है ना? हाँ सर। चलिए इधर ध्यान दीजिए। यहां डेबिट है और क्रेडिट है। क्लास, लेट्स गो हेड एवरीवन। ठीक है, सबसे पहले असेट्स को ठिकाने लगाओ। टू असेट्स, क्लियर है ना? टू सन्ड्री असेट्स करके फिर एक एक असेट को ठिकाने लगा दो। टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स। अब यहां पर ध्यान से सुनना। फिक्स्ड असेट है 1.5 लाख, फिक्स्ड असेट है 1.5 लाख। अरे यार, अमाउंट का कॉलम भी बना दो। ठीक है, पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है, पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है, ठीक है। अभी सुनो, टू सन्ड्री असेट, फिक्स्ड असेट्स है आप लोगों का 1,50,000। ओके, इसके बाद है आपका डेटर्स। डेटर्स कितना है? 30,000। डेटर्स कितना है? 30,000 डालेंगे सभी को। डेटर्स 30,000। ये क्या था, एक तो चीज और था ना, अक्रूड इनकम कितना था? अक्रूड इनकम 75,000। अक्रूड इनकम 75,000। अक्रूड इनकम 75,000, ओके। अच्छा याद रखना, एक चीज नोट करना, हम डेटर्स को जब लिखा है तो हम 30 लिखा है, प्रोविजन को हम उस तरफ लिखेगा, डोंट वरी। अच्छा, स्टॉक है 24,000, इन्वेस्टमेंट भी है 24,000,
तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट 24,000 है। स्टॉक 24, इन्वेस्टमेंट 24। अच्छा क्लास, अब हम लोगों को आगे क्या बोला गया है? लायबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बोला गया है? लायबिलिटी के बारे में। क्या है बोलो? क्रेडिटर्स। क्या है बोलो? क्रेडिटर्स। तो एक है क्रेडिटर्स और एक है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो बाई क्रेडिटर्स और बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बाई क्रेडिटर्स बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये समझ गए ना? ये पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है। हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अमाउंट लिखते जा रहा हूं। हाँ, क्रेडिटर्स है अपने लोग का 55,500 और 6,000। 55,500 और 6,000। एक चीज और आपको याद आएगा, प्रोविजन जो अपने लोग का क्रिएटेड है जी, वो है 1,500। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 एज राइटली पुट फॉरवर्ड बाई यू ऑल। ठीक है? नहीं। हाँ, अब यहां पर क्लास ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। इतना डन हो गया, इतना चीज कर दिया है। अब हाँ, और कुछ नहीं है यहां पर। अब रियलाइज करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाई अमल एट कितना? 18,000। एट 18,000। तो इन्वेस्टमेंट्स वेयर टेकन बाई अमल एट 18,000। तो इसका मतलब अमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो बाई अमल्स कैपिटल अकाउंट 18,000, क्योंकि पार्टनर पैसा निकाला है। तो बाई अमल्स कैपिटल अकाउंट, अमल डेबिट किया हूं, रियलाइजेशन क्रेडिट किया हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बाई अमल्स कैपिटल अकाउंट 18,000। ठीक है, हटाओ ना। अमल्स कैपिटल अकाउंट 18,000 आ गया। और यहां पर और क्या क्या है? मैं ना पहले खाली असेट देख रहा हूं, अक्रूड इनकम। ये देख, अक्रूड इनकम में कितना मिला? 60,000। असेट्स में मिला ये, स्टॉक एंड डेटर में मिला ये। तो एक काम करते हैं, बैंक अकाउंट करके सबका फिगर लिखते चलते हैं। बाई बैंक अकाउंट करके, ये देखो कर देता हूं ना, बाई बैंक अकाउंट कर दिया। अब एक एक करके सबका फिगर लिखते जा रहा हूं। क्या गलत है? अक्रूड इनकम 60,000। फिक्स्ड एसेट का भी वैल्यू दिया हुआ था। फिक्स्ड एसेट्स 2,10,000। फिक्स्ड एसेट 2,10,000। ओके। स्टॉक 21 और डेटर 27। अच्छा, स्टॉक 21,000, डेटर्स 27,000। ये रहा देखो, डेटर्स 27,000 बोला था ना इन लोग, 27,000। अच्छा, एक और देखो मजेदार बात। वन कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड पेड 2,400 बिसाइड 27,000। मतलब इस 27,000 में वो नहीं है, अलग से और 2,400 मेरे पास आया बैड डेट रिकवर्ड का। बिसाइड्स का मतलब समझा ना, कि ये जो 27,000 मिला ना इसका, इसको छोड़ के भी आया। अच्छा, यहीं पर ये लोग को ना बदमाशी करना होता, इन लोग क्या कर देता, बिसाइड्स की जगह लिख देता इंक्लूडेड इन 27,000 स्टेटेड अबव। तो अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता 27,000 में, तो तुम फिर से बैंक करता क्या? नहीं। लेकिन यहां बोला है बिसाइड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम। तो बैड डेट रिकवर्ड 2,400। बैड डेट रिकवर्ड 2,400। बैड डेट रिकवर्ड 2,400। एक एक एंट्री पे ध्यान रखना है अपने को यार। और बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में सबको बता रहे हैं। हमको पता है कि एक इजीनेस रहता है, क्योंकि आई वाज आल्सो ऑन द अदर साइड, जब टीचर साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है। बट तुम मत भूलना, बहुत बच्चा लोग का मिस्टेक होता है। और ये बात एकदम अहम है, इसलिए बता रहा हूं। अगला 1 मिनट 1.5 मिनट सुन लेना कायदे से सब कोई।
आई नो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था कि जब टीचर करा रहा होता है साथ में प्रैक्टिस करने में एक कंफर्ट आता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है, गुड। पर मेजॉरिटी बच्चा, और मैं प्रैक्टिस भी करता था, पर एक मिस्टेक जो मेजॉरिटी बच्चा, मेजॉरिटी तो नहीं बोलेंगे बट वो 60-70% जो लोग एक्स्ट्रा होशियार होता है, वो लोग क्या करता है कि वो लोग जब प्रैक्टिस खुद भी करने बैठता है ना, तो वो लोग खुद भी प्रैक्टिस करने बैठता है तो यूट्यूब में कोई भी लेक्चर चला लिया, कोई भी टीचर का लेक्चर चला लिया, और वो टीचर जो है अपना पढ़ा रहा है। कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, सब टीचर अपने तरफ से स्टूडेंट के लिए बेस्ट करता है। परेशानी स्टूडेंट के साथ है। क्या वो टीचर, सर हम तो वो इसलिए करता है ना कि हमको कॉन्फिडेंस फील होता है, क्या वो टीचर तेरे साथ एग्जाम हॉल में जा रहा है? नहीं। तो तुम अगर खुद बैठ के पेपर लिखने का, फोकस करने का आदत नहीं डाला है, तो तेरे से मेन एग्जाम में सम नहीं होगा। ये तुम मान ले, तुम कौन सा 30 मार्क खाए मेरे को नहीं पता, और ये जो भी स्टूडेंट करता है ये उसके लिए है। तुम मेजॉरिटी लोग, हम क्योंकि ऑफलाइन भी देख रहे हैं ऑनलाइन भी स्टूडेंट देख रहे हैं, 90% अटेंडेंस रहता है 90% स्टूडेंट्स का, ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब है तुमने लगभग ऑफलाइन में जितने क्लासेस हैं वो कवर करे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं है तो नोट्स अपडेट करो। उसके बाद अगर तुम कोई भी और एक्सटर्नल मटेरियल लेके कर रहे हो तो कोई गलत नहीं बता रहा है, बट तुम अपना हानि कर रहा है, तुमसे एग्जाम में सम नहीं बनेगा, तुम अभी लिख ले। बोले नहीं सर हम इतना वीडियोस देख लेंगे कि हमको से सम बन जाए, असंभव है, चैलेंज है, नहीं बन पाएगा, पहला क्वेश्चन एग्जाम का नहीं होगा। और याद है इसीलिए 5 मॉक पेपर सीरीज रखे थे कि स्टूडेंट को बैठ बैठ के लिखने का आदत। और तुम लोग में से जो लोग लिखा है, कंसिस्टेंटली आया है, मेरे को नाम बाई नाम हमको याद है, वो लोग का हम अश्योरेंस दे सकता है कि वो लोग का मार्क्स एवरेज क्लास का मार्क्स से ज्यादा होगा। जो लोग नहीं किया, वो जो लोग 30 मार्क आए या होशियार बना है, उससे ज्यादा रहेगा वो लोग का जो लोग 4-5 पेपर लिखा है आके सेंटर में ऑनेस्टली। क्योंकि सेंटर में तो टीचर मॉनिटर कर रहा है, घर पे तुम करेगा तो तुम सोर्स रेफर करेगा, ये करेगा ये करेगा। जब मॉक चल रहा था तो तुम लोग को भी पता, तुम लोग मेरे को बुला बुला के बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा था, उसमें भी चल हम एक्सटर्नल हेल्प किया था, एक्स्ट्रा हेल्प किया था, बट वो भी चलेगा क्योंकि वहां तुम अपना फोन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड कर पा रहा था। अगर वो नहीं करेगा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, ये तुम जान लेना। मेन एग्जाम में तुम्हारा बोर्ड फर्स्ट टाइम है, हम खुद दे चुका और 10 साल से दिलवा चुका है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स है जो लोग 40-50 ला रहा था, बट खाली लगा रहा, खुद से प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस, एंड उसका स्कोर आया 97-98। और जो डेढ़ होशियार लोग था, जो लोग 20 ले आया था, 30 ले आया था अपने स्कूल के टेस्ट में, वीडियो देख देख के वीडियो देख देख के वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करता था, वो लोग वही लैंड कर गया एवरेज स्कोर में। बोर्ड्स में तो सभी को नंबर मिलता है, तो 80 एवरेज स्कोर बोर्ड्स में, वो तो 80 सबका आया, 70-80। दैट इज बेसिकली 70-80 अगर किसी का बोर्ड्स में आ रहा है, मतलब वो रियल लाइफ में 40-50 वाला बच्चा है, क्योंकि बोर्ड्स में मार्क्स इन्फ्लेटेड होता है। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स। तो बता दिए कि कहीं भी ये नहीं हो कि सर आप जो प्रैक्टिस करने का आदत डाले वो क्यों इसलिए डाले, फर्क दिखेगा। इसलिए अभी बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी अगर लगातार 5-6 दिन बैठ गया तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। 13-14 तारीख के बाद वो टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मैं यहां पर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का डिस्कशन कर रहा था, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, है ना। देयर वॉज वन रिकॉर्डेड असेट, देयर वॉज वन रिकॉर्डेड असेट valued at, there was one recorded asset valued at 9,000, there was one recorded asset valued at 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 15,000। तो आधा, एक तो अनरिकॉर्डेड असेट था और वो चला गया क्या पे करने के लिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए, तो सब कुछ किताब के बाहर ही खत्म हो गया। लेकिन रुक, इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 7,500 हटा, एंड रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन द मार्केट विच रियलाइज 3900। मेरे को खाली किस बात से मतलब है, अब देख कितना सारा फिगर्स है, कितना सारा बॉल डांस हो रहा है इसके अंदर, लेकिन तुमको मतलब तो खाली 3900 से। तुम समझ रहे, अनरिकॉर्डेड असेट था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, अनरिकॉर्डेड असेट था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो लास्ट में बोला पता है 3900 भी आया। तो काम किससे है, केवल 3900 से। यही समझाना चाह रहा हूं यहां पर, अनरिकॉर्डेड असेट 3900। डाउट है बिंदास टोक के पूछ लेना, बट आई थिंक कि मैं सफिशिएंट डिटेल में बता ही रहा हूं ऑलरेडी। ओके जी स्टूडेंट्स, मैंने असेट्स को रियलाइज कर लिया है, अगर कुछ मिस किया होगा तो रीड कर लूंगा, है ना। हटाओ इसको। ओके अब मुझे पे ऑफ करना है,
तो क्लास लेट्स स्टार्ट दैट ना, टू बैंक अकाउंट करके एक एक करके उड़ाएंगे. इट्स अ हब ऑफ नॉलेज इज दिस क्वेश्चन. सुनते चलना, अभी बताता हूं कैसे. पहला लिखा है इन्वेस्टमेंट वे आर टेकन. हाँ अब देख इधर, creditors of 30,000 were taken by Amolak, who has agreed to settle the account with them at 29,700. Remaining creditors were paid at 22,500. तो जिसको हम लोग पे कर रहे हैं पहले क्या करते हैं, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट 22,500 देखो मैं पे कर दिया हूं, 22,500 मैं पे कर दिया हूं. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 22,500 में पे कर दिया हूं. आगे आगे बच्चा लोग आगे देखो, यहां पर आप लोग इसमें लिखा है. ओके 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 ठीक है. अमोलक का बात एक बार बाद में करते हैं. यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, वो सुनना. यहां पे सुनना, एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, देखना. लायबिलिटी के बारे में अपने क्या जानते हैं कि अगर लायबिलिटी के बारे में बताना ना, मेरे को कंप्लीट करना मेरा स्टेटमेंट को, कि अगर लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन शांत है, अगर लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन शांत है तो लायबिलिटी पे करना पड़ेगा बुक वैल्यू पे. देख इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में लोग चुपचाप बैठ गया, तो पे करना पड़ेगा 6,000. अभी तो मजा आएगा, इसमें नहीं है, अभी रुको. अमोलक जो टेक ओवर किया उस पर तो बात करूंगा. तो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट 6,000. मजा आएगा, वापस से इधर आ जा. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट लिखा, समझाया ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट आया. अब इधर देख, ये इंटरेस्टिंग है, वापस इधर आ. देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट, वापस आ इधर, ऑफ 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 15,000, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000. पर उस 15,000 का कितना क्लेम सेटल हुआ? जब असेट दिया तो 15,000 का कितना हिस्सा सेटल हुआ? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का 15,000 में से 7.5 सेटल हुआ, तो कितना बाकी है वो भी तो पे करेगा. आधा बच्चा नहीं करके आएगा पे. समझ क्यों सर, समझ क्यों? अब समझा ना कि क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं. इधर ध्यान से देख. There was unrecorded asset valued at 9,000, half of which was given for liability of 15,000. अब बच्चा क्या सोच रहा है, पूरा लायबिलिटी सत्यानाश हो गया? नहीं. टू सेटल अ लायबिलिटी ऑफ 15,000, टू सेटल अ लायबिलिटी ऑफ 15,000, जिसमें कितने का क्लेम सेटल हुआ? तो 15 में से 7.5 का क्लेम सेटल हुआ, तो कितना का क्लेम बाकी? 7.5 का. और लायबिलिटी के बारे में अपने जानते हैं कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड पे इट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड पे इट. और कितना वैल्यू है? 7,500. 7,500. अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. सर हम लोग के मन में एक क्वेश्चन, हम लोग पूछ लें? हम बोला ठीक है पूछ. सर आप गुस्सा नहीं करेंगे? हम बोला ठीक है. सर आप एक बात बताओ, आप ही तो बोला था ना कि लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे करना पड़ता है. इस लायबिलिटी का तो कोई बुक वैल्यू नहीं है, पर जब क्वेश्चन में पकड़ में आ गया एक लायबिलिटी, तो अब उसको पे तो करना पड़ेगा ना. मतलब तुम ऐसा थोड़ी बोलेगा नहीं हमको नहीं दिखा, लायबिलिटी नहीं दिखा. अगर बुक बंद करते समय दिख गया मतलब पे करना पड़ेगा. मतलब तुम थोड़ी बोलेगा मन देखा कर दिए, वैसा थोड़ी कर सकता है तुम. तो वो 7,500 पे करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है. हाँ पर एक चीज सुन, इस सम को और इंप्रोवाइज करता हूं. इस सम में और वो तो इन लोग का अच्छा है कि बोला रिमेनिंग असेट रियलाइज 3,900. क्वेश्चन रिमेनिंग असेट के बारे में साइलेंट रहता, और अगर रिमेनिंग असेट के बारे में साइलेंट रहता तो क्वेश्चन को साइलेंट रहने दो. क्योंकि अगर असेट रियलाइज नहीं किया है तो नहीं किया है, असेट के बारे में नहीं बोला है तो नहीं किया. ये बात तो मैंने बोला ही था. क्या मैं ये बात बोला नहीं कि अगर असेट और कोई अगर बोलेगा कि ये क्यों, तो वो गधा है. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता है. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस, इग्नोर ऑल पॉसिबल गेन्स.
तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार असेट का अगर कुछ नहीं बोला तो शायद रियलाइज नहीं किया है, पर लॉस का, लायबिलिटी का नहीं भी बोला है तो पे करना पड़ा है। तो कहां गलत है? हटाइए इसको, लेट इट बी। अच्छा, एक चीज मैंने एंट्री नहीं लगाई है, वो बता देता हूं, अमूलक वाला। यहां भी बच्चा लोग मिस्टेक करेगा, मैं बता दे रहा हूं। क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 वेयर टेकन ओवर बाई अमोलक who settled the account with them at 29,700। तो अगर टेकन बाई अमोलक है तो टू अमोलक्स कैपिटल अकाउंट, टू अमोलक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अमोलक ने उनको कितने में सेटल किया? 29,700 में। तो हम लोग मतलब फर्म अमोलक को 29,700 ओ करता है। कितना? 29,700 ओ करता है। तो टू अमोलक्स कैपिटल अकाउंट 29,700, नॉट 30,000। देखो, हम लोग का बात हुआ 30,000 का था, हम लोग बोले कि एक काम करते हैं, बात करते हैं क्रेडिटर से। क्रेडिटर बोला चल 29,700 में मान जाएंगे। हम बोला अमोलक तुम टेक ओवर कर ले, तो अमोलक को अपने 29,700 के लिए क्रेडिट करेंगे। वी ओ अमोलक 29,700, वी मतलब द फर्म, टू अमोलक्स कैपिटल अकाउंट, टू अमोलक्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, ये एक एक बात पर ध्यान दीजिए। 29,700। अच्छा, फिर यहां पर कुछ डिसोल्यूशन का खर्चा था, मेरे हिसाब से वही बाकी है। एक मिनट रुको ना स्टूडेंट, टिक मारता हूं ना। ये समझा दिया, ये कर दिया, डन है, डन है, डन है, देयर वाज अ डन है। अच्छा, अमोलक took the responsibility of completing dissolution and he is allowed a salary of 1400। अच्छा, he is allowed a salary of 1400। हाँ, अच्छा ठीक है, नहीं 1200 है, करेक्ट है। नहीं, एक्चुअली मैं ऊपर वाला फिगर देख रहा था। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3300 वेयर पेड बाय द फर्म बट वेयर टू बी बोर्न बाय अमोलक। तो क्या बोल रहा है यहां पर? इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस है वो 3300 असल में वो पे फर्म ने कर दिया। 3300 जो खर्च लगा वो फर्म ने पे कर दिया, बट उसको बियर कौन करेगा? अमोलक। तो उसकी बात हम लोग कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है कि ये इसको जो सैलरी है 1200 का, इसमें और कुछ भी ऐसा सच मेंशन नहीं है कि कुछ क्या है नहीं है। हाँ ठीक है, तो 1200 रुपया ही पे करना है। ठीक है, डन है, चलो आ जाओ। मंथ का कोई इंपैक्ट नहीं है ना, 31 मार्च है, ऑल गुड। चलो ठीक है, डन। प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैप एंड बैंक अकाउंट, डन है, ठीक। टू अमोलक्स कैपिटल अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1200, क्योंकि वो हम लोग इसको 1200 ही पे कर रहे हैं ना। चलो डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, यार एक बार देख लेंगे आप कि इसमें क्या अपने लोग का अल्टीमेट हिसाब बैठता है ना, फिर उसके बाद जो है वी विल यू नो मूव फर्दर, मतलब आगे का जो भी काम करना है इस सम से रिलेटेड वो करेंगे फिर। कौन सा? ऑफ मैथ्स का क्या? तो एक बार सर के पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए, है ना। अच्छा, क्रेडिट साइड में कितना ग्रेटर आ रहा है भाई? एक मिनट ना, एक मिनट। अच्छा, सो बच्चा लोग एक चीज और अपने लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, वो ये है कि कभी भी असेट से रिलेटेड, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक पार्टनर टेक ओवर भी किया है एंड एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड राइट ऑफ भी अपने इन्वेस्टमेंट का किए हैं, तो उससे रिलेटेड जो जुड़ा हुआ रिजर्व है ना वो भी अपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए बाई आईएफआर करके रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दीजिए। इसके बाद
आप लोग प्रॉफिट निकालिएगा। सो आप लोग देखिए कि कितना आ रहा है आप लोगों का प्रॉफिट। एवरीवन ट्राई टू फिगर इट आउट, है ना। तो वो आ रहा है बच्चा लोग 36,900, 36,900, है ना। क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो वो कैसे बटा, अमाल को 14,760, नेक्स्ट पार्टनर को 14,760 एंड भास्कर को 7,380, अमोलक को 14,760 एंड भास्कर को 7,380। अब बच्चा लोग आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या ध्यान रखना है आपको कि बैलेंस ब्रॉट डाउन अमोल और अमोलक का जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि लायबिलिटी में था, और इसका डेबिट में आएगा भास्कर का क्योंकि असेट साइड में था। ऑल राइट, फिर देखो रियलाइजेशन प्रॉफिट यहां ले आया, रिजर्व राइट ऑफ कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व राइट ऑफ कर दिया, यस और नो। अच्छा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट ये किस चीज का है, याद करिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमोलक को देंगे इसलिए है, और अमोलक ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया था, तो इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, माय बैड, क्रेडिटर्स को टेक ओवर कर लिया था 29,700, तो ये वो फिगर आया है। और अमोलक के बिहाफ में हम लोगों ने 3300 पे करा था, तो रियलाइज अमोलक टू बैंक अकाउंट 3300, ठीक है। फिर अमाल टू रियलाइजेशन, क्योंकि अमाल हमारा इन्वेस्टमेंट या एक असेट टेक ओवर किया था, तो टू रियलाइजेशन। फिर बच्चे लोग जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उनको हम लोग टू बैंक करके पे ऑफ कर देगा। ओके, ये रहा बैंक अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बिजनेस में था वो सारे असेट्स जो आपने ऐड किए, रियलाइज किया 324300, देखना चाहोगे, ये रहा, इन सबको ऐड कर दोगे ना तो 324300 आएगा जो बाई बैंक करके किए थे, है ना। और जो लायबिलिटीज है आपने पे ऑफ किया तो 36,000 आएगा, देखना चाहोगे, ये देखो यहां पर, ये रहा टू लायबिलिटीज में टू बैंक अकाउंट करके, ये तीनों को ना, क्रेडिटर्स का, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड का और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 36,000। ओके सर, यस सर, आ रहा है, तो वो आपने पे ऑफ किए। और फिर जो अमोलक ने, अमोलक के बिहाफ में अपने 3300 पे किए थे, याद है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो क्रेडिट हुआ। और जो पार्टनरों को हम लोगों ने पे ऑफ किया वो इधर आया, और आप देखोगे दोनों तरफ टोटल 394,800 आ रहा है। बैंक अकाउंट टैलीड, मतलब एवरीथिंग हैज बीन डन डिलीजेंटली एंड करेक्टली। होप ये सम आपके समझ में आया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अंडरस्टूड सर।